इसका भविष्य क्या होगा? किस तरह से इसको लेकर आगे की तस्वीर साफ होगी? आम जन के ज़हन में ये सवाल है क्योंकि राजस्थान सरकार पुनर्विचार कर रही है। बहुत सारी योजनाओं पर जो अशोक गहलोत खास करके आखिरी 6 महीने में जो जितनी भी योजनाएँ बनाई गई थी, एक-एक करके कुछ का हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर आपके साथ ज़िक्र भी किया है, समझने की कोशिश भी की है कि उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है, उसका असर क्या होगा, जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अभी ओपीएस का अगर कुछ भी इस पर सोचती है सरकार, पुनर्विचार करती है, जो कि नीति से भी बीजेपी सरकार की मेल खाता है, तो क्या असर होगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूँढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ भीमराज जाखड़ जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गोविंद चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजेंद्र भानावत जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो गोविंद चतुर्वेदी जी मुझे नज़र आ रहे हैं फ्रेम में। गोविंद जी नमस्कार सर। ये जो पुनर्विचार की बातें हो रही और सुन रहे हैं कि ओपीएस भी अब खतरे में है, मतलब ओपीएस भी बरकरार रहे ऐसा लगता है या जी क्या भविष्य दिख रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्या करना चाहिए सरकार को? अभी तक का सरकार की जो वर्किंग है उससे क्या समझ में आ रहा है गोविंद जी? आप राजस्थान के रेफरेंस में बात कर रही हैं या ऑल इंडिया जी रेफरेंस में जी बात कर रही जी राजस्थान राजस्थान हैं? राजस्थान। देखिए मीना जी, राजस्थान में एज ऑन टुडे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। आज की तारीख में लागू है। जो पिछली गहलोत सरकार थी उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई थी। और अभी रिसेंटली कल मैंने जो पढ़ा तो राजस्थान सरकार का उसमें यह आया है कि उन्होंने ये तय किया है कि अभी जब तक भारत सरकार कुछ निर्णय नहीं लेती है। जी आवाज आ रही जी है? आपको सुन रहे हैं, आप बोले प्लीज। जब तक भारत सरकार कुछ निर्णय नहीं लेती है तब तक वो उस पुरानी स्कीम को जो पिछली सरकार ने लागू की थी उसको लागू रखती है। तो भारत जी सरकार की तरफ से भी जो चीजें बाजार में अभी आ रही हैं इन दिनों में, उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि भारत सरकार भले उसे नाम का इशू बना ले कि हम ओपीएस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स वो के वही लगभग 19-20 करके, मतलब नाक को यहाँ से पकड़ने के बजाय इधर से पकड़ने घुमा के, उस तरह की स्थिति भारत सरकार की तरफ से भी आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो आपने पूछा कि इसका भविष्य क्या नजर आता है ओल्ड पेंशन स्कीम का, एक लाइन में तो मैं ये कहता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाना शायद किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, इसमें साथ में मैं ये भी जोड़ता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम को या राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम को हटाया भी नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे से डिफर होने वाले लोग डिफर हो सकते हैं बहुत आराम से। और जी नहीं हटाया जाना चाहिए, उसके पीछे मीना जी मेरा बहुत फर्म स्टैंड है कि इसको हम देखते हैं, जो कहने वाले बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि इससे राज्यों पर कर्जे बढ़ेंगे, राज्य इसको चुका नहीं पाएंगे। मेरा उसमें कहना यह है कि इससे कर्ज बढ़ने के, कर्ज कम होने के रास्ते किसी भी राज्य के पास और ज़्यादा हैं, कम हैं, उस पर भानावत साहब बहुत एक्सपर्टीज से बोलेंगे आगे। लेकिन एक तरह से ये जो रास्ता हमने देश में चुना, समाजवादी रास्ता, जो देश की जनता को, देश के आम आदमी को आगे ले जाने वाला रास्ता, देश के कर्मचारी जगत को काम करने के पूरे अवसर अपने सेवा काल में एक इस सेटिस्फैक्शन और सिक्योरिटी के साथ देने का रास्ता कि वो आदमी सेवानिवृत्ति के बाद भी बहुत सम्मान की जिंदगी जी सकता है, नंबर एक। उसके न रहने पर ईदर साइड, वाइफ और हस्बैंड, वो दोनों बहुत अच्छे से बचा हुआ अपना टाइम निकाल सकते हैं, नंबर दो। और जो लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्रियों की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थशास्त्री बहुत बड़े होंगे, हम लोगों से तो बहुत ज्ञानवान होंगे, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप सोचिए कि राजस्थान में अगर 8 लाख कर्मचारी हैं और उन 8 लाख कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के जरिए आप बाजार के हवाले कर देते हैं, बाजार के हवाले कर देते हैं, और उसके साथ उसमें जो प्रावधान थे, जितना मुझे ध्यान है वो प्रावधान इस तरह के थे कि अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो मेरा जो अंशदान लिया जाएगा उतना ही अंशदान सरकार देगी, वो फिर प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी शेयर बाजार में लगेंगे एक सर्टेन अमाउंट या पूरा अमाउंट वहाँ लग जाएगा, और जब मैं सेवानिवृत्त होऊंगा तो मुझे उस टोटल अमाउंट का 60% मिलेगा, 40% मेरा जमा रहेगा, और वो जो जमा रहने वाला पैसा है, जमा रहने वाला जो मेरा पैसा है वो मुझे आगे लाइफ टाइम में कभी मिलना नहीं है। उसके अगेंस्ट में मुझे जो भी पेंशन मेरी तय होगी उस फार्मूले से, वो शायद प्राइवेट सेक्टर में जैसे आप और हमको मिलती है नौकरी करने वाले लोगों को, अभी मैं आगे उसका उदाहरण दूंगा तो सुनने वालों को भी बड़ा अजीब लगेगा, तो उसके अगेंस्ट में मान लीजिए आपको और हमको 2500 3000 पेंशन मिलती होगी। मैंने 42 साल नौकरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर में, मीडिया के एरिया में, अलग अलग इंडस्ट्री के बड़े बड़े और छोटे सब अखबारों, न्यूज एजेंसियों में। उसके बाद जो मुझे पेंशन मिलती है मैं बता भी नहीं सकता कि 2300 रुपये मुझे पेंशन मिलती है। उस 2300 रुपये में अगर जो, ये तो भारत का हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, जो घर परिवार, संयुक्त परिवार हैं और बच्चे परिवार रहता है और आदमी अपना जीवन गुजार सकता है। आप सोचिए अगर 2300 रुपये में मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी हो तो मैं और पत्नी ज़िंदगी गुजार सकते हैं हमारी? कोई भी ईमानदार। इसलिए मैं फेवर करता हूँ कि न्यू पेंशन स्कीम किसी मतलब की नहीं है, उसको बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू रखना चाहिए। और गरीबी कैसे बढ़ेगी? 8 लाख कर्मचारी हैं, 8 लाख कर्मचारियों के 5 लाख, अगर 5-5 फैमिली मेंबर हैं तो 40-50 लाख इस स्टेट के बाशिंदे होंगे कुल मिला के, जो सीधे जुड़े हैं उस सरकारी कर्मचारी से, उसके परिवार में। उन 50 लाख लोगों को आप 5,000 और 10,000 रुपये महीने की पेंशन देके किसके हवाले करेंगे? बिल्कुल। मैं बहुत तो गंदे इसका शब्दों में मतलब बहुत स्पष्टता के साथ आपका कहना है कि ये सरकार का जो पिछली सरकार का कदम था, ये सामाजिक सुधार, सामाजिक कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम था और उसे बनाए रखना, सामाजिक कल्याण की दिशा में बहुत अच्छा कदम था हाँ, और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जी, जी। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है नहीं ये बताने के लिए कि सरकार इस विषय में सोच क्या रही है। आज इस पर हम चर्चा करने को क्यों मजबूर है? आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये आम जन की चिंता क्यों है? आम जन के ज़हन में ये प्रश्न क्यों आया है? भीमराज जाखड़ जी, क्या लग रहा है इस वक्त जो तस्वीर आपको दिख रही है, विपक्ष क्या सोचता है अगर इस पर सरकार पुनर्विचार, मैंने अगर बोला, अगर सरकार पुनर्विचार करती है? देखिए, पहले मैं लेट के लिए सॉरी फील करूंगा सभी को, बट मैं हम इतना कहना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने जो 2003 में शायद अटल जी ने इस स्कीम को एनपीएस को लागू किया था, ओपीएस खत्म किया था। बीजेपी की सीधी सीधी मंशा ये है कि पूंजीवाद कायम हो और गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे। ये इसी विचारधारा के साथ, अभी गोविंद चतुर्वेदी जी कह रहे थे 2300 रुपए से क्या होता है। बिल्कुल सही है गोविंद जी, 2300 रुपए से दूध नहीं आता है आज के इस महंगाई के दौर के अंदर, जिसमें अकेले दूध से जिंदगी नहीं, उसके साथ बहुत सारे खर्चे बियर करने पड़ते हैं। बीजेपी को दिक्कत हो रही है तो बीजेपी अपने, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ मीना जी, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वो साइप्रस मिस्त्री मरे थे कार में एक्सीडेंट होके, और तब हाथों हाथ लागू हो गया था पिछली सीट के ऊपर कार बेल्ट, सीट बेल्ट जरूरी है। तब तक कोई बड़ा इनको इंसिडेंट नेताओं के और वो लाल फीताशाही है इनके साथ इंसिडेंट नहीं होगा, तब तक गरीब की और मजदूर की समस्या इनको पता नहीं चलेगी। 3rd ग्रेड तक जो सर्विस है वो कोई बहुत बड़ी सर्विस नहीं होती, सिर्फ काम चलाओ जिंदगी हो सकता है। और जो बड़े बड़े स्कूल है जयपुर के अंदर, जैसे आप बिरला ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ले लीजिए, इनके अंदर 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड टीचर तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता है, फीस नहीं भर सकता उनकी। और आज जो कोचिंगों का हाल है, जो जिसको हम एजुकेशन माफिया कहते हैं और एक मेडिकल माफिया है, इनमें मीना जी इलाज नहीं करा सकता। आप बताओ क्या करेगा वो आदमी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओपीएस स्कीम को बिल्कुल दोबारा लागू करने की जरूरत है इस देश के अंदर। नेता है अपने खर्चों में कटौती नहीं करे, विधानसभा में एक बिल पास करेंगे अपने तो सारा काम लागू कर लेंगे, खर्चे में डालेंगे। वसुंधरा जी ने एक पास किया, अपना बुला लिया, गहलोत साहब आए तब सिक्योरिटी बढ़ गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप आम आदमी की जिंदगी का भी सोचिए, आप आम आदमी बारे में सोच नहीं रहे। आखिर देश को किस ओर ले जा रहे हो?
आप एक बताइए, कल पेपर के अंदर है मीना जी का हाईवे बने, सारे पेड़ काट दिए गए, एक आदमी पेड़ काट लो और सुबह पुलिस उसके घर में जाएगी और नहीं मिलेगा तो उसके बुलडोजर चल जाएगा, पर उन हाईवे वालों के एक पे भी कोई कार्रवाई हुई है? तो मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम कुछ नहीं होगा। पर ओपीएस स्कीम गरीबों के लिए बड़ी जीवनदायी स्कीम है। जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड कर्मचारी है, मैं आप बताता हूँ, तो उनके लिए जीवनदायी। हाँ, कई बार दिक्कत आती है देश में, कई बार समस्या आ जाती है, कोरोना काल आया, कर्मचारियों बोला आप तनख्वाह दीजिए, व्यापारी जो सक्षम थे उन्होंने पैसा दिया, चाइना वार हुआ, देश के अंदर समय आर्थिक समस्या आई, पैसा देते हैं, हर आदमी मदद करता है, जोड़ी भर देंगे ये लोग। पर आप इन पे अन्याय और अत्याचार करना बंद कीजिए, और ओपीएस को दोबारा लागू करने की जरूरत है। और ओपीएस लागू नहीं, मैं आपको आज कहना चाहता हूँ मीना जी, विश्व की राजनीति का इतिहास पढ़ लीजिए, और मेरे मित्र बैठे मेरे से सीनियर भी होंगे, इनको भी पता है कि जब जब गरीबों को और मजदूरों को कुचला गया उन्होंने तख्ता पलट किया। मैडम, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि ये ओपीएस बंद करके और राज कर लेंगे। दिस इज इम्पॉसिबल। जी, तो ये आज की तारीख में राजेंद्र भानावत जी, क्योंकि पहले ही केंद्र में की सरकार ने 140 पर जो आंकड़ा राज्यों में टीम प्लीज थोड़ा सा इसको करेक्ट करें। राजेंद्र भानावत जी, सवाल ये है कि सरकार के साथ जो टीम इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ जुटी हुई है, जो ब्यूरोक्रेसी की टीम है, वो भी सुझाव देगी। क्या आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी का टेक होगा कि आज आने वाले समय में पंचायत के चुनाव भी होने हैं, सरकार पर वैसे भी पार्टी के भीतर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं, लोगों ने शुरू कर दिए हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद क्या सख्त संदेश जा पाता है, नहीं जा पाता है, वो देखना होगा। लेकिन आज क्या मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इस विषय पर पुनर्विचार अफोर्ड करेगी? दो तीन छोटी छोटी सी बातें मैं निवेदन करूँ। एक तो सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती करना लगभग बंद ही कर दिया। सारे काम आजकल ठेके पे हो रहा है। सरकार में आप देख लें तो कई सारे विभागों में आधे से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं और सब कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए जा रहे हैं, जिन पे कोई लागू होती ही नहीं किसी प्रकार की पेंशन स्कीम, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो एक तो पहला बिंदु तो ये है कि आज के जमाने में, जैसा अभी पहले भी कहा गया, जो सरकारी नौकरी का आकर्षण क्या है देखिए, वरना प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है वित्तीय नौकरी। हम जैसे सरकारी नौकरी में आए थे, मुख्य रूप से इसलिए आते हैं कि एक रिटायरमेंट के बाद एक सामाजिक सुरक्षा एक प्रथम बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है, जिसमें अगर आप प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को सरकार की नौकरी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा उसके लिए बहुत एक बड़ा एक इंसेंटिव था, एक तरह से बड़ा एक आकर्षण होता था उसके लिए। अगर वो भी सरकार ने समाप्त कर दिया, लगभग 20 साल पहले 2003-4 के आसपास से समाप्त कर दिया इसको, तो मैं तो एक राय दे रहा हूँ इसमें, जो इस पर निर्णय करने वाले अधिकारी सब 2004 से पहले के भर्ती के हैं, और वो सब पे वो भारत सरकार की बात कर रहा हूँ और राज्यों की बात कर रहा हूँ, वो उनको ऑप्शन देते भाई आप भी सारा का सारा जो है उनको वो निर्णय जो लेने वाले, पहले के निर्णय वाले, उनको आप गिव अप कर दिए। गैस सब्सिडी गिव अप की थी ना लोगों ने, उनसे कह दीजिए पुरानी पेंशन स्कीम से जो वो गवर्न हो रहे हैं, वो भी वॉलंटरीली अपना नई पेंशन स्कीम में आ जाए। पता लग जाए कितने लोग। दूसरों के लिए निर्णय लेना, नए कर्मचारियों के लिए निर्णय लेना बड़ा आसान है कि हम तो पुराने से गवर्न होंगे, जो बाद में आ रहे हैं वो सब नए वाली पेंशन स्कीम में जाओ, जहां पर पेंशन जो पैसा इकट्ठा होता है उसपे ब्याज की दर इतनी कम है आजकल, कुछ नहीं उसको मिलने वाला रिटर्न। ये जो भी खैरी पुलाव दिखाया जा रहा है, और पैसा जहाँ रखा जाएगा, जिन कंपनियों में रखा जाएगा, जिस तरह से रखा जाएगा, उस पर क्या रिटर्न होगा, बिल्कुल अनिश्चितता होती है। तो मेरा तो ये मानना है कि देखिए, दो दृष्टि से, एक तो एक अच्छे लोगों की आवक या इनफ्लो गवर्नमेंट जॉब में बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि एक अच्छी पुख्ता सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और ओल्ड पेंशन स्कीम उसकी तरफ एक बड़ा अच्छा कदम थी और लगातार चल रही था। राजस्थान सरकार ने हिम्मत करके, मैं कहता हूँ साहस करके, देश की धारा के विपरीत जाकर के ये एक तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। आजकल कई सारे जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो कहते हैं साहब ये कर दो, वो कर दो, लेकिन जिसपे बीतती है वो जानता है कि क्या स्थिति होती है। कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी रहता है, मैं ये जरूर है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के साथ ही जवाबदेही लोगों की बढ़ानी चाहिए। ये ठीक है, काम अच्छा करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, उसमें कतई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को
अगर ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित करके अगर न्यू पेंशन स्कीम में ले गए, जो कई यहाँ भी लगे थे, वापस रिवर्ट किया है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने तो एक और काम किया था जो शायद थोड़ा सा बहुत ही अलग था। जिन कॉर्पोरेशन में, जिन निगमों में, जिन जगहों पर पहले से कभी पेंशन स्कीम थी नहीं, बल्कि वहां तक भी ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में उनको लाए हैं और उनसे कहा भाई जो पैसा आपको मिल गया वो जमा करा दो, आप इस स्कीम के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें देखिए पैसे की व्यवस्था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की कॉस्ट पे करना और उनसे अपेक्षा करना सारा काम वो करेंगे। आज जैसे रेलवे का एक्सीडेंट हुआ मान लीजिए ये वाला, ये मुझे लगता है जितने भी कमियां हो रही है सरकारी डिलीवरी सिस्टम के, एनटीए का हुआ, सब ठेके पे लोग लगा रखे हैं। अगर आप जिम्मेदारी के साथ लोग लगते हैं और जिस तरह से करते हैं तो वैसी बातें नहीं होती जो हो रही हैं। तो मैं तो इसका शुरू से पक्षधर रहा हूँ। सरकार को पैसे का बहाना बनाने के बजाय पैसे का व्यवस्था कहाँ से करनी है ये सोचने की जरूरत है, बजाय ये कहने के कि आप इसमें सबसे पहला प्रहार इस पे करेंगे अगर नई पेंशन स्कीम लागू होने के। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस प्रकार का कदम उठा पाएगी, और खास तौर से चुनाव के देखते हुए और कुछ भी देखते हुए तो पॉलिटिकली भी ये संभव लगता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। और इसमें थोड़ा एक बड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से केवल पैसे कौड़ी की दृष्टि से इस पर विचार नहीं करना चाहिए। इस पर यह देखना चाहिए कि हम अपने कर्मचारियों को अपना मानते हुए इनसे अच्छा काम लें, मोटिवेटेड रखें, किसी को मोरल बूस्ट करें और जवाबदेही तय करें, ये जरूर सब साथ में है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त करके अब तो राज्यों में देखिए, अगर राजस्थान ने किया उसके बाद अलग अलग राज्यों ने भी उसमें एक तरह से घोषणाएं करनी शुरू की, हमारा भी होना चाहिए। तो हो सकता है केंद्र सरकार भी थोड़ा इस पे सोचे और इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको लागू करे तो शायद ज्यादा। इस लोकसभा चुनाव में लगा है बीजेपी को, उसके बाद केंद्र सरकार इस दिशा में किसी भी राज्य सरकार को, खास करके हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान सरकार भी ऐसा कदम उठा पाएगी। आप सबकी चर्चा बातचीत से मुझे ये समझ में आ रहा है कि राजस्थान सरकार के लिए ये कदम आसान नहीं होगा, खास करके तब श्याम सुंदर शर्मा जी जब बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने हैं, यहाँ पर स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। ऐसे में बहुत सुना इस विधानसभा चुनाव में भी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का अशोक गहलोत सरकार की जो थी उसका कांग्रेस को फायदा हुआ और इसीलिए विपक्ष इतना कमजोर नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्ग अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के साथ गया इस ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से। देखिए मीना जी, राजनीति में अब फिर चुनाव होने वाले हैं। अब देखिए महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रस्तावित है, उसको लेके बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। अब राजस्थान में तो 11 सीटें हार गए, अब तो कुछ होना नहीं है। आप देखिए क्या पंचायत और जिला परिषदों के चुनाव, अगर शहरी निकाय के चुनाव में इतना ज्यादा इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ना था वो तो पढ़ लिया। अब देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि केंद्र, अब आज हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से भी मिलके आए हैं, अभी गृह मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत की है। तो आने वाले बजट में रुख किस प्रकार का होगा, निश्चित रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री से उन्होंने कहा होगा और उनसे फीडबैक लिया होगा। क्योंकि देखिएगा जब केंद्रीय गृह मंत्री जयपुर आई थी और क्लार्क आमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो वो इस बात को लेकर के कह रही थी कि देखिएगा कि मैं राजस्थान को लेकर निर्णय नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र, देखिए अभी देखिए केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी, अब कमेटी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट तो जब आएगी केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो रिपोर्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी रिपोर्ट। तो ऐसी स्थिति में केवल राजस्थान का मसला नहीं है। और देखिए एनपीए को लेकर के कहा था कि हम राजस्थान को कैसे दे देंगे पैसा, क्योंकि राजस्थान सरकार तो उसको खर्च करने वाली है, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगाते थे कि वो पैसा खर्च कर देगा, क्योंकि कर्मचारियों का पैसा, इसलिए उन्होंने पैसा भी नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति में अभी तक तो अब पहली बात तो अशोक गहलोत भी केवल घोषणा करके गए थे, बजट उन्होंने कोई भी देखिए एक्ट नहीं बनाया। एक्ट जब ये कहा कि अगर हम विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे तो हम एक्ट बनाएंगे, एक्ट लाएंगे, तो अब विधानसभा का चुनाव तो जीते नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब एक्ट भी नहीं बना, एक्ट नहीं बना तो अब नई वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार तो वही करेगी जो केंद्र फैसला करेगा, वो अपनी तौर तरीके से नहीं फैसला करेगी, क्योंकि उसको पता है कि हम कहाँ से देंगे पैसा। तो ऐसी स्थिति में ये अभी देखिएगा जब जुलाई में हमारा बजट आएगा, कहते हैं 10 जुलाई को बजट प्रस्तावित है अभी तो, क्योंकि 3 जुलाई को राजस्थान की विधानसभा का सत्र बजट आएगा, उस वक्त
रुख क्या होगा उस वक्त घोषणा होगी। और आज मुख्यमंत्री जी प्रफुल्लित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनको लगा कि अब मेरी स्थिति तो ठीक ठाक है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने आज वित्त मंत्री से भी बात की है, ऊर्जा मंत्री से भी बात की है। तो राजस्थान का खजाना खाली है और खजाना भर जाए डबल इंजन की सरकार में तो निश्चित रूप से बहुत सारे फैसले ये केंद्र के आधार पे होंगे। अब देखिएगा केवल राजस्थान को लेकर के फैसला नहीं होना है, क्योंकि अब हमको चुनाव लड़ने जाना है, हरियाणा में भी जाना है, महाराष्ट्र में भी जाना है, झारखंड में भी जाना है और जम्मू कश्मीर में जाना है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल। में हम राजस्थान में कोई ऐसा फैसला कर देंगे कि भाई हम ओल्ड पेंशन को लागू करके हम केंद्र सरकार की बात नहीं मानेंगे, वो तो संभव नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार का क्या रुख है, क्या रिपोर्ट आई हुई तो कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ जी। चर्चा जरूर है। अब देखिएगा राजेंद्र भानावत जी को तो पेंशन मिल रही है, इनके ऊपर तो कोई दिक्कत आनी नहीं। दिक्कत तो ये बाद में जो बढ़ती हुई है उनके ऊपर आनी है कि उनको फैसला करना है कि वो आएगी नहीं आएगी। 2000 देखिए 8 के पहले 2004 से पहले या 2008 के पहले वालों को तो तीन पेंशन मिलेगी, बाद तीन वालों को तीन पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि अशोक गहलोत भी फैसला करके नहीं गए थे, केवल कह के गए थे हम देंगे। एक्ट भीमराज जी कोई एक्ट नहीं लेकर के पारित नहीं कराया गया था, तो इसलिए आप खुश होने की चिंता मत कीजिए। आप अगर एक्ट पारित करा के चले जाते तो आज भजनलाल सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती कि हम एक्ट को तो खत्म नहीं कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का आपने निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव जीतने में कुछ चुनाव जीत भी लिए आपने, 8 आपने जीते, 3 गठबंधन के मारे जीते, लेकिन हाँ एक प्रेशर बनाने का काम तो किया है केंद्र के ऊपर। लेकिन फिर से क्या पुरानी पेंशन योजना लागू रहेगी नहीं रहेगी, ये देखिएगा जब बजट आएगा हमारा और 10 तारीख को जब बजट पेश करेंगे मुख्य क्या हमारी वित्त मंत्री अभी तो गई हुई है विदेश, क्योंकि उनके गोविंद बेटे का चतुर्वेदी जी, बिल्कुल श्याम सुंदर शर्मा जी वित्त मंत्री विदेश से आती हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली से आते हैं, अधिकारी बजट में लगते हैं, लेकिन जो सवाल खड़ा किया है श्याम सुंदर शर्मा जी ने, गोविंद चतुर्वेदी जी, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अशोक गहलोत कटघरे में हैं कि उन्होंने गांधी वाटिका शुरू की, लेकिन उद्घाटन भी किया, लेकिन उसे शुरू करके नहीं गए। वैसे ही ओपीएस को लेकर पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई, तो उन्होंने किया भी काम और नहीं भी हुआ, अधूरा हुआ। बहुत सारे काम अधूरे रह गए अशोक जी के कार्यकाल में। आपको लगता है कि वो थोड़ा और ठीक से होते तो पूरे हो सकते थे, मौजूदा सरकार के पास सोचने का रास्ता नहीं बचता? नहीं, मेरे अंदाज से श्याम जी मेरे काबिल दोस्त हैं और उनको सारी जानकारियां होंगी, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है मैं उतनी जानकारी को दावे से कह सकता हूं कि एक्ट बनाना एक अलग बात है जिसका विधानसभा चुनाव में वादा किया गया, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में सरकार ने लागू की, नंबर 1, और उसके तहत श्याम जी और कंफर्म कर लेंगे उसको, लेकिन उसके तहत बहुत कर्मचारियों को जो इस दौरान सेवानिवृत्त हुए उनको भुगतान भी हुए। ये मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ, इसमें जरा भी वो नहीं है। तो एक्ट बनाना एक अलग चीज है कि एक्ट बनाने की बात की विधानसभा चुनाव में, सरकार आती तो बनता, नहीं आई नहीं बना, आगे वाली सरकार करेगी। लेकिन बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में गहलोत सरकार ने लागू कर दी और उसके तहत लोगों को भुगतान होने शुरू हो गए। ये 2 बातें तो इस पर मैं कहना चाहता हूँ। फिर जो दूसरी और बातें आप कह रही हैं कि बहुत सी ऐसी स्कीम, मुझे ऐसी स्कीम कम नजर आती हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा की स्कीम मान लीजिए सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना थी। चिरंजीवी योजना का क्या हुआ? जो आपने गांधी वाटिका का जिक्र किया, गांधी वाटिका पे अगर 100 करोड़ 80 करोड़ जितना भी पैसा लगा है, या चिरंजीवी योजना के तहत जो भी लाभ मिल रहा था 25 लाख रुपए की सोशल सिक्योरिटी का, वो तो राजस्थान की जनता को मिलता था। उसको आयुष्मान भारत करो, आप कोई भी नाम दे दो। ये मतलब भानावत जी साथ बैठे हैं, भानावत जी बहुत पुराने अधिकारी हैं और बहुत अलग तरह के अधिकारियों में मैं मानता हूँ उनको। 1 to 1 बहुत ज़्यादा मेरा परिचय नहीं हुआ, इस फोरम पे ज़्यादा हुआ है मेरा, लेकिन मैं बहुत मतलब उससे कह सकता हूँ कि एक अलग सोच का जो अधिकारी होता है भानावत जी, उन अधिकारियों में। तो कुल मिलाकर के वहाँ जाके जब आप देखेंगे तो गांधी वाटिका में पैसे लगे, किसके लगे? राजस्थान की जनता के लगे। आप उसको कितनी स्कीमों के नाम बदल दिए। 25 लाख रुपए मान लो उसमें मिल रहा था हेल्थ स्कीम में, चिरंजीवी में, किसी भी परिवार को एक को, अब आपने वो 5 लाख कर दिया। तो वो 5 लाख करने से नुकसान किसका होगा?
अगर जिस आदमी को तकलीफ होगी तो पैसा खर्च करने की या स्कीम लागू करने की, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादातर स्कीम जितना मुझे ध्यान है वो सब लागू हुई, उनके बेनिफिट्स लोगों को मिलने शुरू हुए। और जो आपने कहा कर्मचारी तो एक कारण थे इस चुनाव में, लेकिन ये जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स बिल्कुल बिल्कुल, उनका एससी बहुत एसटी बड़ा लाभ अशोक और जी को बहुत मिला। बड़ा वर्ग था, अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ा इन जो योजनाओं सारे से लाभ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का इसमें प्रश्न ही नहीं था। अल्पसंख्यक मैडम बहुसंख्यक ऐसे का मत प्रश्न ही नहीं करिए। था, वो सबको मिल जी रहा था, सबको मिल रहा था जी वो जी लाभ। गलत लाभ मैडम, सबको आप ये इस तरह की बातें नहीं मत कीजिए। मीना जी नहीं करती हैं ऐसी बातें, वो शब्द आ जाता है। बाकी मीना जी के इस चैनल का फायदा यही है कि इसमें ये सब बातें नहीं होती। मैं कोई तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा स्टैंड लेता हूँ। भीमराज जी, बात ये है कि मुझे बहुत सारे एक बात लोगों मैं को कहना चाह रहा एक बात जी मैं कहना चाह रहा जी था। जैसे जी गोविंद जी जी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई, लेकिन पुरानी पेंशन का लाभ तो 32 साल बाद वाले को मिलने वाला था। रिटायर तो ये पुराने वाले, ये कोई नए रिटायर नहीं हो रहे थे। जितने कर्मचारी रिटायर हुए, भानावत जी कुछ कह ये रहे तो हैं। इनको तो लाभ मिलना ही था। इनको तो रोक ही नहीं सकते थे। नहीं जो नहीं नहीं कर्मचारी नहीं 32 साल बाद रिटायर हुए उसकी बात है। अरे श्याम जी, इसमें एक बार छोटी सी बात कहता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति ने 2004 या 5 में ज्वाइन किया और 35 या आजकल अपना लिमिट 40 साल के ऊपर तक लिमिट है अपने, कई बार रिटायर मतलब नौकरी ज्वाइन करने की लिमिट है। तो अगर मान लो मैंने भी उसकी जो फॉर्म लिमिट भरा है, है। हाँ नहीं वही वही क्यों, अगर 40 साल में किसी ने ज्वाइन किया, 37 38 साल 40 साल में ज्वाइन किया, उसको अगर हो गए 30 साल हो गए, तो करीब करीब रिटायरमेंट, कुछ लोगों और भी ज्यादा थे रिटायर हो गए। कुछ लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस के लोगों को, एम्प्लॉइज को एब्जॉर्ब किया अपने गवर्नमेंट के अंदर। तो वो कई सारे ऐसे थे जो 30 35 साल की नौकरी वाले थे और बाद में इसमें आ गए, वो रिटायर हो गए। तो हालांकि ये जरूर है कि बर्डन अब बढ़ेगा आने में, जैसे जैसे समय निकलेगा, जब ज्यादा रिटायर होने शुरू होंगे तब ज्यादा बर्डन बढ़ेगा। लेकिन श्याम जी एक बात है, अगर मेरे जैसे लोगों से पूछो ना, अपनी नई पेंशन में शामिल हो जाओ, पुरानी छोड़ दो, कितने लोग तैयार होंगे बताइए। जब ये सब क्या होता है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो पुराने लोग हैं वो सुनिश्चित है अपनी पूरी पेंशन लेने के लिए। अब जो 2004 के बाद है, आप आ जाओ नई पेंशन स्कीम में, जहाँ पहले पैसे पे क्या होता है, इस पैसे को सरकार किसी फंड में रखेगी, वहाँ कितना पैसा ब्याज का मिलेगा, कितना किस तरह से इन्वेस्ट होगा, और किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ सारा पैसा डूब गया, तो कर्मचारी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो पैसा बनता है ना, मतलब जो पैसा जाता है उसके अंदर, तो अब सेंटर और स्टेट का चक्कर ये चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को कह रही भाई पैसा हमने पेंशन फंड के लिए दिया है, वो पैसा हमें नई पेंशन वाला पैसा लौटा दो ना, स्टेट को लौटाना चाहिए। अब जैसा अभी कोई क्या दोनों तरफ एक पार्टियां हैं सरकार में, तो शायद अब लौटाने में थोड़ी सी सुविधा हो। तो ये पैसे की जरूरत, ये बात सही है मीना जी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन यूं बढ़ती है, एकदम यूं आगे तेजी से बढ़ती है, और बहुत दिक्कत तो है पैसे की उसके अंदर, और बहुत मानना पड़ेगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम होनी चाहिए। पुरानी नई में तो कुछ नहीं मिलता है, नगण्य मिलता है, और पुराने वाले में निश्चित रूप से जो पूरा फायदा, जो बीए भी बढ़ता है, बढ़ोतरी भी होती है, पे स्केल जब नए लगते हैं और रिवाइज होता है, तो वो भी लागू होता है, तो हर तरह से वो है। तो ये है, पैसे का इंतजाम किसकी कॉस्ट पे करना है, क्या एम्प्लॉइज को दुखी करके करना है, तो कर सकती है सरकार चाहे तो अपना, और फिर वैसे ही काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं ऐसे भी तैयार हो जाएंगे नौकरी में आने के लिए, तब तनख्वाह मत दो, हम तो खुद ही कमा के खा लेंगे। तो वो नौकरी थोड़ी चाहिए अपने को उस तरह की। जी। तो जी गोविंद जी, मीना जी बस एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जो श्याम जी कह रहे थे, और बहुत कुछ भानावत जी ने उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए बहुत लोग ऐसे थे जो उम्र के उस पड़ाव पे थे, जो सेवा में आए तब जो उम्र थी, और 2023 में वो रिटायरमेंट वाली एज पे हो गए। और मैं जो कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि बहुत लोगों को हंड्रेड्स में उस समय, ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उस समय हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स और लैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, उन लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का गहलोत सरकार की घोषणा के बाद लाभ उठा लिया और उठा रहे हैं। एक तो बात ये हुई। दूसरी जो भानावत साहब ने भी जिक्र किया कि पैसे का मैनेजमेंट वो देखना सरकार का काम है, सरकार में बैठे अधिकारियों का काम है। और आप मान लीजिए हम 1990 की बात करते हैं, तब भैरू सिंह शेखावत ये कहते थे कि 6000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर छोड़ के गई शिवचरण माथुर सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट, 1990 में। श्याम जी भी गवाह होंगे कि पुरानी विधानसभा में खूब भाषण होते थे। 6000 करोड़ था राजस्थान के ऊपर कर्ज,
जिसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते थे, मैं भी नहीं मानता कि कर्जा अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज कितना कर्ज हो गया राजस्थान के ऊपर, 4 लाख करोड़। तो 4 लाख करोड़ या उससे भी ज्यादा होगा। भारत सरकार पर बार बार बात आती है कि वो 55 लाख करोड़ था, अब कितना हो गया, 2.55 लाख करोड़ हो गया, जो भी जितना हो गया। तो इस तरह से ये कर्जा नहीं, भारत सरकार पे 200 लाख करोड़ का हो गया, करीब 200 लाख करोड़, 255 लाख करोड़ हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया होगा। ये कैलकुलेशन 1 महीने बाद की होगी, 1 महीने में तो और फिगर बढ़ गया होगा, कंपाइल हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर का। तो लेकिन कुल मिला करके तो ये देखना कि हम उस कर्ज को ले रहे हैं, जो बेसिक बात यह है कि उस कर्ज को लेके हम, एक हमारा हिस्सा है सोशल सिक्योरिटी का, राजस्थान की जनता को, जिसमें कर्मचारी भी शामिल है, उनके कल्याण का, जो मैंने भी कहा, जो भानवत साहब ने भी बहुत फोर्सफुली कहा, जाखड़ जी कह रहे हैं, राम जी भी मना नहीं कर सकते उस बात से। और दूसरा हिस्सा हो गया जनता के कल्याण के लिए। तो जो जनता के कल्याण में हम पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे से कैपिटल एसेट्स बनने चाहिए। हम उसको जो दूसरे खर्चों में लगा देते हैं वो नुकसान का काम है। तो लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए और कर सकती है, करना चाहिए। जी, तो ऐसे में सवाल ये उठता है भीमराव जाखड़ जी की ये जो तकनीकी पीठ है जिसकी चर्चा यहाँ श्याम सुंदर जी कर रहे थे और जिसका बहुत एक तरह से जिसका एग्जीक्यूशन हुआ है उसकी गोविंद जी बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी सुनते हैं बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की भी जिनकी सरकार में बहुत पैसा फंसा हुआ है, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो और भी बहुत सारे तरीके के, बिकॉज सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार की मशीनरी उतनी दुरुस्त नहीं है। तो एक तो ये तकनीकी आम जनता के लिहाज से ये फर्क को आप समझाइए भीमराज जी कि एक्ट बनने या नहीं बनने से एग्जीक्यूशन जो शुरू हो चुका है उसको रोकने या नहीं रोकने का क्या परिणाम हो सकता है? मैं जो ये तमाम स्कीमें जो बंद की जा रही है, जैसे चिरंजीव का जिक्र है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और जो पेंशन है, जो अभी राजेंद्र जी का कर्मचारी घटाए जा रहे हैं, भर्तियां अभी की नहीं जा रही है। अग्निपथ स्कीम लागू करके किया, क्योंकि अग्निपथ में 75,000 भर्ती होती थी, उसको 45,000 कर दिया। 45,000 का बोले हम 25% लिए। इन सवालों ये उठता ये है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। 1940 के अंदर एक बुक आई थी, वी और ओवर इंडियन नेशनहुड डिफाइंड, गोलवलकर ने लिखा था। और गोलवलकर लिखते हैं कि गलती से भी आपकी सत्ता आ जाए, जल, जंगल और जमीन 2-3 परिवारों के हाथों में दे देना और 95% जनता को गरीब कर देना, संपत्ति देश की 2-3 लोगों के हाथों में रखना, आपकी सत्ता कभी नहीं जाएगी। तो मीना जी, ये इस परिपाटी पे बीजेपी और आरएस चल रहा है। ये तो ये अपने स्कीमें अपने सामने, बाकी तो इतनी स्कीमें जो अपने को पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है और कैसे किया जा रहा है। मैं आपको बड़े दर्जे से बता रहा हूँ, आप यकीन करोगे, लिख लेना इन बातों को। बीएसएनएल अपने आप में सक्षम कंपनी थी जो अपना काम खुद कर सकती है और खुद उसके पास इंस्ट्रूमेंट थे, कर्मचारी थे। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। और उसका 4G तो आया नहीं जियो के कारण, और 5G का काम जेटी चाइनीज कंपनी को दिया है। रोज पानी पी के अपने चाइना को गालियां निकाल रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ पूंजीपति मित्रों। वो एक उदाहरण और देता हूँ, एयरटेल जैसी जासूसी कंपनी पूरी दुनिया में बदनाम थी और उसको एयरटेल का काम दिया गया। वोडाफोन आइडिया को जेटी को दिया। ये कंपनियां चाइनीज आखिर किधर ले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक्ट की जहां तक बात है, अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे फायदा नहीं मिला, तो गोविंद जी ने कहा था कि इस एज के थे, आज मैं 42 ईयर ओल्ड हूँ, एपीओ का एग्जाम होगा जनवरी में, मैं खुद एग्जाम देने जाऊंगा। क्योंकि ऐसे लोग थे जो फार्म भर सकते थे, अप्लाई करके उनको फायदा मिला। और एक्ट का जहां तक है मैडम, जो घोषणा की गई और घोषणा के बाद जब इनके चुनाव आ गए, अदरवाइज इसमें एक्ट भी बन जाता और सब कुछ होता, धरातल भी आता। और चिरंजीव का भी आप देखिए, चिरंजीव योजना पूरे विश्व की मेडिकल से संबंधित यदि कोई योजना थी तो क्यूबा के बाद, क्यूबा एक छोटा सा देश है पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप में मेडिकल के अंदर, उसके बाद है तो राजस्थान में थी। और दूसरे राज्यों के जैसे लोग अध्ययन करने के लिए आए कि इस योजना का अध्ययन कीजिए, अच्छे लोग। अभी एक और बता देता हूँ, इन्होंने आयुष्मान कार्ड लागू किया जिसमें 3,45,00,000 आयुष्मान कार्ड बने थे इंडिया के अंदर, और 5 लाख की लिमिट थी, जिसमें 1,45,00,000 तो खाली यूपी के थे। मैडम आखिर अपने किधर लेके जाएंगे? क्योंकि पहला सुख इंद्रोगी का लोग हॉस्पिटलों की दरवाजों पे मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है,
और 2.5 गुना ओपीडी सरकारी अस्पतालों की बढ़ गई थी। तो सरकारों को क्या सिर्फ पूंजीपति में विचारधारा की सरकार है मैडम, इनको किसी से बात करना और नहीं है। कर्मचारियों से इन्होंने कभी बात नहीं की, मजदूरों से इन्होंने कभी बात नहीं की, किसानों से कभी बात नहीं की। नीट का पेपर का कांड चल रहा है, बैठ के बात करने में क्या बुराई है? सरकार अपने लिए है और अब सरकार को अपने काम करना होगा तो क्या करेगी सरकार? जब आप किसी से बात नहीं कर रहे, किसी की नाराजगी है तो आप बात करना कीजिए, पर नहीं करेंगे मैडम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपति मित्रों के लिए उनकी गुलामी हो रही है। मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूँ, गुलामी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी जी। और एक मिनट बनाओ साहब प्लीज। आज ताजा उदाहरण रेलवे एक्सीडेंट का, उस पर मैं कहना चाहूंगा मैडम, देश के अंदर 13,125 रेलवे इंजन है और पहले एक सेफ्टी सिस्टम यूपीए सरकार ने लागू किया था, इसका इन्होंने नाम बदला कवच सिस्टम, जो 1455 किलोमीटर पे लागू है, कहीं लागू नहीं है। तो अपने देश का विकास किधर ले जाएंगे? आज हर जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि वो कवच सिस्टम को यदि लागू किया होता तो पूरी दुर्घटनाएं तो नहीं रोकी जा सकती, पर 50% रोकी जा सकती है। भीमराज जी, लेकिन फिर भी हमें ईमानदार रहना चाहिए। सड़क रेल दुर्घटनाएं का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो तुलनात्मक रूप से उसमें काफी कमी भी आई है, उसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं मीना जी मैं बता देता हूँ, 68,103 किलोमीटर का ट्रैक है हिंदुस्तान, उसको बढ़ाया नहीं, जो 1455 किलोमीटर उसमें सेफ्टी सिस्टम लागू है। यदि इसको बढ़ाया होता और जो 13,125 इंजन है उसमें से 65 इंजन में कवच सिस्टम लागू है, कहीं लागू नहीं है। तो आखिर किया क्या है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बेचने में ध्यान दिया। यदि इसमें ध्यान दिया होता ना तो आज ये जो हादसा हुआ है, ऐसे हादसे देखने को नहीं मिलते। जी 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 जी। सवाल ये है, राजेंद्र जी आपके पास आऊंगे, उससे पहले श्याम सुंदर जी, श्याम जी, ये जो आप जो एक्ट वाली बात बता रहे हैं और गोविंद जी ने जो उदाहरणों के साथ बात की है, तो वर्तमान सरकार के पास ये एक तर्क हो सकता है इस मामले में थोड़ी देर करने का या इसको उलझाने का? देखिए मीना जी, जब एक्ट ही नहीं बना तो आपने कुछ कर्मचारियों को लाभ दे दिया, वो बात अलग है, क्योंकि दूर से बाहर से लाए थे आप। उन कर्मचारियों को लाभ देने से ज्यादा लाभ नहीं हुआ। हमको एक्ट बना, हमने कितने सारे एक्ट पास किए, जाते जाते विधानसभा में जितने अशोक गहलोत की सरकार ने एक्ट बनाए, शायद कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जितने की एक्ट। अब आप एडवोकेटों के लिए एडवोकेट बनाया, एक्ट बनाया, केंद्र सरकार ने अटका दिया। हमने तो यहाँ से पारित कर दिया, केंद्र पारित नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में क्या आप देखिएगा, आप घोषणा करने की स्थिति में जब आते, जब आप केंद्र से सहमति ले लेते, आप केंद्र से सहमति ले पाने में सक्षम हुए नहीं। आपने तो क्योंकि चुनाव जीतना इसलिए अब जीत गए। अब आपने विधानसभा का चुनाव नहीं जीता, उससे पहले अब एक्ट तो पारित कर सकते थे। एक्ट कौन मना कर रहा था? चाहे केंद्र भले उसको खारिज कर देता, वो बात अलग, तो फिर आप केंद्र के ऊपर आरोप लगा सकते थे। अभी तो आपने ये कहा कि हम विधानसभा का चुनाव जिता दो तो हम एक्ट बनाएंगे। अब देखिए, आपको विधानसभा का चुनाव जिताया नहीं, तो ऐसी स्थिति में नई सरकार जो बनी है, अब वो एक्ट तो लाएगी नहीं, क्योंकि वो तो केंद्र के आधार पर ही अपना फैसला करेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, सिंगल है नहीं। अब डबल इंजन की सरकार, आज देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री से जो बातचीत हुई है, निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के बातचीत हुई होगी, क्योंकि हमारा बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होना है। 10 जुलाई को बताएं प्रस्तावित भी है हमारा जो बजट आएगा उसमें क्या घोषणा की जाएगी। तो इस निश्चित रूप से अभी तो हम ये कह नहीं सकते कि हमारी ओल्ड स्कीम योजना रह पाएगी नहीं रह पाएगी, क्योंकि कारण ये है कि देखिए राजस्थान का मसला नहीं है अब, क्योंकि चुनाव हमको फिर दोबारा लड़ने जाना है। तो इसी स्थिति में हम राजस्थान का फैसला कर लेंगे तो संभव होगा नहीं। इसलिए केंद्र जो कमेटी बनाई थी केंद्र ने, यहाँ पर देखिए जब गृह मंत्री जी आए थे तो जयपुर में घोषणा करके गए थे कि हम कमेटी बना रहे हैं। अब कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई, विधानसभा का चुनाव हो लिया, लोकसभा तक कमेटी की रिपोर्ट, बाकी राज्यों के चुनाव, केंद्र की इसको लेकर सोच, उन सब का असर स्टेट पर मौजूदा जो लोग इसका फायदा ले रहे हैं या लेने वाले हैं, राजेंद्र भानावत जी, उन पर पड़ेगा? नहीं, अभी जो पेंशन जिनको मिलनी शुरू होगी और जब भी रिटायर अभी होंगे, अभी इस समय तक जब तक वो स्कीम लागू है, स्कीम विड्रॉ तो की नहीं गवर्नमेंट ने, एक्ट और नो एक्ट, वो स्कीम तो चलती रहेगी। अगर कोई नई पेंशन स्कीम को लागू करने का इस तरह का कोई एक्ट नहीं भी लाए पहले वाले, विड्रॉ नहीं करे जब तक उसको, तब तक वो मिलती रहेगी उसको। मुझे नहीं लगता उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत है। दिक्कत यह आ रही थी पहले, जो पैसा जमा हो गया पहले नई पेंशन स्कीम मान करके, काफी हजारों करोड़ रुपया है, वो भारत सरकार स्टेट को दे नहीं रही है ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को देने के लिए। वो पैसा कुछ चल रहा है, काफी पैसा है, मुझे अमाउंट नहीं पता, नहीं काफी बड़ा पैसा है जो भी
केंद्र सरकार को देना है, क्योंकि वो पैसा वहां चला गया और कहीं निवेश में कहीं करने के लिए, ताकि उसके रिटर्न के बाद में पेंशन। बहुत बहुत बड़ा पैसा है उसका। ठीक है श्याम जी, बिल्कुल बहुत बड़ा पैसा, मुझे पता है, कुछ काफी हजार करोड़ है, मतलब वो नींद ये चलती रही, बात इसमें होती रही। मैं लेकिन एक चीज बात कहूँ वीना जी, विषयांतर भले थोड़ा देर हो जाए, हम अपने कर्मचारियों की पेंशन को सुरक्षित करने की बात तो करते हैं, लेकिन जो 95% लोग जो सरकारी नौकरियों में नहीं है, और उनमें से बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत ही मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते हैं उसको, उसकी सुरक्षा का क्या है? मतलब इस पे कभी और दिन चर्चा रखिएगा। आज जैसे 50 असंगठित क्षेत्र, आज भारत में असंगठित क्षेत्र में 90% लोग काम करते हैं, खाली 8-10% लोग हैं जो ज्यादा ऑर्गेनाइज, जो सरकारी कर्मचारी कह दो, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनियों में या प्राइवेट बड़ी कंपनियों में। तो लेकिन ये इसलिए हमें कभी कुछ करते समय एक बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात तो मैंने कह दी शुरू में, लेकिन इसको ओवरऑल दृष्टि से देखा जाए तो आज जो रिटायर्ड टीचर को जितनी पेंशन मिलती है, उसका 10% भी किसी काम करने वाले टीचर को प्राइवेट स्कूल में तनख्वाह नहीं मिलती है। बिल्कुल ये हालत ये भी है। तो एक थोड़ा सा ये पूरा समाज की दृष्टि से भी देखने की जरूरत है कभी कभार इसको, एक अलग एक बड़ा ऑब्जेक्टिवली इसको एनालिसिस हो। ये बात मैं कहना चाह रहा था बीच में। बाकी पेंशन तो देखिए मिलेगी, पेंशन मिलती रहेगी, इसमें तो शायद मुश्किल है हटाना इसको। सामाजिक सुरक्षा को लेकर बहुत हालत खराब हो सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।